दिस इज हितेश दुबे इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे एक करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर। आज हम जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसमें ट्यूशंस को बैन किया जा रहा है, जिसमें गाइड बुक पब्लिकेशंस पर भी बैन लगाया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट जो कि भारतीय एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जन जागरण शक्ति संगठन, इसने एक पोस्ट पैंडेमिक सर्वे करा। इस सर्वे में उसने ये पाया कि भारत के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके 82% स्टूडेंट्स को स्कूल के बाद एक प्राइवेट कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो इसी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के 44% स्टूडेंट जो हैं उनको प्राइवेट कोचिंग जाना रहता है। अगर इसका कंपैरिजन हम बांग्लादेश या नेपाल जैसी कंट्रीज से करें तो हम ये पाएंगे कि बांग्लादेश में केवल ऑन एन एवरेज 35% स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने स्कूल के बाद कोई कोचिंग या फिर कोई ट्यूशन जो होता है उसको अटेंड करते हैं। नेपाल का तो इससे भी कम है, यानी 29% इसका पूरा रेशो जाता है। तो क्या कारण है कि बांग्लादेश और नेपाल इन दोनों में ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ती। बांग्लादेश हमारा ही नाइबरिंग कंट्री है जिसमें एक पुअरर कंट्री भी हम इसको देख सकते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। उसके बाद भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कम होने के बाद भी उसका लर्निंग आउटकम भारत से बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें प्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बांग्लादेश भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है, फिर भी उसका जो लर्निंग आउटकम है भारत के कई देश राज्य जो है उससे बहुत अच्छा जा रहा है। इसका कारण क्या है? बांग्लादेश ने कुछ तो करा होगा ना। तो चलिए जानते हैं उस बांग्लादेश के एफर्ट्स के ऊपर। बांग्लादेश के एजुकेशन सिस्टम को हम 3 मुख्य बातों से समझेंगे। एक पहला इनिशिएटिव जो बांग्लादेश द्वारा लिया गया है वो ये है कि उसने कई न्यू इनोवेटिव एजुकेशनल मॉडल्स निकाले हैं। उसी में से एक एजुकेशनल मॉडल है काजोली मॉडल। इस काजोली मॉडल के अंतर्गत पीयर लर्निंग, साथ ही साथ जॉयफुल लर्निंग, साथ ही साथ बाइलिंगुअल लर्निंग पर फोकस किया जा रहा है। क्या होता है ये पीयर लर्निंग? पीयर लर्निंग का अर्थ ये होता है कि जैसे टीचर ने एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से कुछ समझाया, टीचर ने उससे सुना कि आप कैसे उसको समझ पा रहे हो, फिर उस स्टूडेंट ने अपने दोस्त को समझाया, फिर उसने अपने दोस्त को समझाया और ऐसे ही पूरे स्टूडेंट्स में एजुकेशन को फैलाया। ये होती है पीयर लर्निंग। दूसरा जॉयफुल लर्निंग, कुछ खेल खेल में कुछ ऐसे इनोवेशन के द्वारा स्टूडेंट्स को समझाया जाए कि उनको सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग नहीं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में समझाया जाए। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में वो ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। काजोली मॉडल में जो तीसरी चीज आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है बाइलिंगुअल एजुकेशन, यानी केवल इंग्लिश में नहीं, वहां पर बंगाली जो होती है वहां पर भी उसमें एजुकेशन दी जा रही है। तो यही कुछ 3 पहलू थे जो कि उसके नए एजुकेशन मॉडल काजोली मॉडल में थे। चलिए अब जान लेते हैं सेकंड इसका इनिशिएटिव, बांग्लादेश का सेकंड इनिशिएटिव के अंतर्गत बांग्लादेश जो है वो अपने जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्वयं के हाथों में रखता ही नहीं है, वो दे देता है एनजीओस के हाथ में। जी हाँ, मतलब बांग्लादेश के प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है एनजीओ जो है वो रन कर रहे हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, एनजीओ उस पर जो प्री प्राइमरी यानी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आंगनबाड़ी कह सकते हैं, तो स्टूडेंट्स को प्री स्कूल यानी स्कूल से पहले एजुकेशन जो मिलती है, यानी खेल खेल में कुछ सिखाना, उनको डाइटरी देना। जैसे भारत के आंगनबाड़ी जो होती है वहाँ पर खाने के लिए कुछ दिया जाता है, जैसे आंगनबाड़ी में बहुत प्रकार से खाने के लिए चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे एनजीओ जो होते हैं उन चीजों को रन करते हैं। तीसरी चीज, वहाँ पर इनोवेटिव लर्निंग टेक्निक्स जो अपने टीचर्स होते हैं उनको सिखाई जाती है, यानी टीचर्स को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या क्या नई टेक्निक कर सकते हैं। वहाँ के टीचर्स ऐसे टीचर्स को चुना जाता है जो कि कॉम्पिटेंट और साथ ही साथ डेडिकेटेड हो स्टूडेंट्स को समझाने। अब जब हमने ये जान लिया कि बांग्लादेश ने ऐसे क्या क्या चीजें करी है कि उसका लर्निंग आउटकम इतना हाई पहुंच गया है, तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में भी ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो जानते हैं हम हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंतर्गत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे फोकस किया जाता है। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है? एक लैंग्वेज हमारी रहेगी नेटिव लैंग्वेज, यानी मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा नेटिव रहेगी? हिंदी, जो कि मुख्यतः बोली जाती है। अगर साउथ में जाए तो तमिल, और अलग अलग भाग में जाए तो अलग अलग लैंग्वेज जो होती है उनके ऊपर बात की जाती है। दूसरी लैंग्वेज क्या होगी? वो रीजनल भाषा होगी। जैसे उदाहरण लें कि भोपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोपाली। अपन बात करें कुछ जो मालवा का पठार वाला एरिया है वहां पर मालवी लैंग्वेज को बोला जाता है। तो ये जो रीजनल लैंग्वेज होती है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम चुनते हैं। तीसरी लैंग्वेज जो होती है वो होती है इंग्लिश, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बन गई। तो ये जो 3 लैंग्वेज जो मॉडल है इसके माध्यम से नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी लर्निंग आउटकम को बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाना चाहती है। साथ ही साथ आपने एक पोर्टल के बारे में सुना होगा जिसका नाम है स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल के अंतर्गत कई एजुकेशनल जो कोर्सेज हैं वो फ्रीली अवेलेबल है, केवल एक लैंग्वेज में नहीं कईयों लैंग्वेज में, यानी भारत की कई लैंग्वेज हैं जिसमें वो एजुकेशन कोर्सेज जो है फ्री में अवेलेबल करवाए हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं
ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसी प्रकार के कई ऐसे जो कोर्सेज हैं वो स्वयं पोर्टल पे भी हैं। लेकिन बात तो वो है ना कि हमें पता हो, जब जाके तो हम उसका लाभ उठा पाएंगे। तो हमारी कंट्री में भी ये इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर तरीके से हो तो उसके लिए क्या करें, काजोली मॉडल जैसा हम जो मॉडल है उसको अपना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के नए नए टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो से बहुत जल्द। बाय बाय।